हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम लोग एरोमेटिसिटी का डिस्कशन कर रहे थे। तो हमने लास्ट लेक्चर में कौन सी एरोमेटिक कंपाउंड्स डिस्कस कर लिए थे एंड उसके एप्लीकेशंस देख लिए थे। आज हम देखेंगे इस लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी। मींस इन जनरल वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं एरोमेटिसिटी के, लेकिन हम कुछ मेन एप्लीकेशंस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने एरोमेटिसिटी पढ़ा क्यों है। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम एक नेम रिएक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी को पता भी होगा, सुनी भी होगी ये नेम रिएक्शन, दैट इज। अच्छा, इसके पहले एक थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर मेरा कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है? बेसिकली मेरा इंटरमीडिएट के थ्रू जाता है या तो फिर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में डिफरेंस क्या होता है ये आगे जाके जब मैं रिएजेंट्स करवाऊंगी या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे हम या फिर इनोलेट केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, एंड देन फाइनली क्या बनेगा यहाँ पर? प्रोडक्ट बनेगा। तो एक चीज याद रखना, इफ इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट फॉर्म if intermediate and product form are not stable, then rate of reaction is very slow. अगर मेरा इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट स्टेबल नहीं हुआ तो मेरा रिएक्शन का रेट क्या होगा? बहुत ज़्यादा स्लो होगा। ठीक है, तो आगे हम इसमें सबसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं क्या? वोइट्स रिएक्शन। ठीक है, सबने सुनी होगी वोइट्स रिएक्शन जनरली किस में होती है? एल्काइल हैलाइड में होती है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ईथर। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज मैंने क्या दिया? RCl दिया आपको, साथ में क्या देती हूँ मैं? Na, और क्या आएगा? ईथर आएगा। ठीक है, तो ये कैसी होती रिएक्शन? यहाँ पे क्या बन जाता है? R रेडिकल बन जाता है। ओके, यहाँ पर हम 2RCl लेते हैं और 2Na लेते हैं, तो यहाँ 2R रेडिकल बना, साथ में Cl रेडिकल बना। फर्दर लास्ट में टर्मिनेटिंग स्टेप क्या होती है? R मिक्स हो जाते हैं और ये 2NaCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरी जनरल रिएक्शन है। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स पोर्ट्रेट करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले ये करा Cl और यहाँ Cl, अगेन क्या लेके रखा? 2Na और ईथर लिया। ठीक है, चाहो तो अगर आपको यहाँ पे 2Na नहीं लिखना है तो वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंगबल होता है कि यहाँ पर क्या है? Na आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर NAD क्या होगा? यहाँ से मैंने सबसे पहले रेडिकल बना दिए, यहाँ पर ये और साथ में क्या निकल जाएगा? ये 2NaCl बाहर निकल जाएगा। ओके, फर्दर अब क्या होगा ना, यहाँ पे ये कोई जो इंटरमीडिएट बने फ्री रेडिकल, एज सच कोई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तो बन नहीं रहे, तो हम आराम से इनको क्या कर देंगे? आपस में इन रेडिकल को मर्ज कर देंगे और ये क्या हो जाएगा? मेरा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है इतना? नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखेंगे हम। इसमें क्या करेंगे? अब की बार मैंने ये Cl लिया, यहाँ पर Cl ले लिया और यहाँ पर Cl ले लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर अगेन मैंने क्या डाला? Na डाला और क्या डाला? ईथर डाला। ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला डबल बॉन्ड अभी इरेज कर देते हैं, पहले नॉर्मल सिंगल बॉन्ड के साथ करते हैं। क्या होगा यहाँ पर? अगेन फिर से यहाँ एक रेडिकल, यहाँ एक रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? आराम से आप इन दोनों रेडिकल को मर्ज कर देंगे, साथ में क्या निकल जाएगा? 2NaCl। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देखते हैं इस रिएक्शन का। यहाँ Cl लगाया मैंने, यहाँ Cl डबल बॉन्ड, यहाँ क्या लिया? Na और साथ में क्या लिया? ईथर लिया। अब की बार क्या होगा? ये मैंने कुछ ऐसा बनाया, ये बना यहाँ पर, यहाँ क्या था? यहाँ पर से रेडिकल निकला, यहाँ पर से रेडिकल, यहाँ डबल बॉन्ड। ओके, अभी क्या होगा ना?
नेक्स्ट, अगर किसी ने गलती से भी इसको ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे, और क्या लिख दिया 2NaCl, तो ये बहुत गलत कर दिया, क्योंकि ये क्या बना है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना है। एंटी एरोमेटिक, ये क्या है, नॉट स्टेबल, बनेगा ही नहीं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये रिएक्शन यहाँ ऐसी नहीं होगी। इसकी जगह क्या करेंगे, हम इसी के दो मॉलिक्यूल को लेंगे, एक ये, क्योंकि हमें पता है रिएक्शन में कोई एक अकेला मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट रहता नहीं है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो आप कोई भी दो मॉलिक्यूल को लेकर ये क्या बना लेगा, इस तरह से डाइमर का फॉर्म कर लेगा। ये यहाँ, ये यहाँ, ये क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे सिंगल हेडेड इलेक्ट्रॉन, हेडेड एरो आएंगे, जस्ट बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन है, और ये आपस में क्या करेंगे, यहाँ से कुछ ऐसा बना लेंगे, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो समझ में आया है कि यहाँ पे अगर इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। बेसिकली अगर हम यहाँ एरोमेटिसिटी का डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगर मेरा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी और कुछ और प्रोडक्ट बनेगा। ओके, नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं, बेसिकली सेकेंड देखते हैं हमारा रिएक्शन ऑफ साइक्लोब्यूटाडाइन, रिएक्शन ऑफ साइक्लोब्यूटाडाइन विथ मेटल्स। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, इसके साथ में मैंने क्या डाला, Mg डाला, मैग्नीशियम। हमें पता है मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, और मैग्नीशियम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखो इसका रिएक्शन होता कैसे, सिंपल, हमको क्या करना है, इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। अब ये Mg क्या करेगा, ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो ये फाइनल क्या बन जाएगा, हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन को मिला के एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या, एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट्स एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा। इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसने भी ले लिया, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो Mg पे कितना आ गया, 2 प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये मेरा कंपाउंड आराम से बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और कंपाउंड क्या बना, एरोमेटिक। तो कुछ मेरा इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी, और फाइनल ऐसा भी बन सकता है, आपको ऐसा भी बनाकर दे सकते हैं। इसका मीनिंग वही है कि एक एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इसके ऊपर। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा और साथ में ये मेरा क्या बन जाएगा, इस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं हम, इसको क्या लिखा, Mg को ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख दो, ये पूरा ऐसे करके लिख दो, या फिर सिंपल Mg और ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सपोज मैंने आपको ये दिया, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 पोटाशियम कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि एक पोटाशियम एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन ही दे पाएगा। तो यहाँ पे क्या करा, एक पोटाशियम ये लिया, एक पोटाशियम ये लिया, इसके पास ये था, इसने इसको दिया, इसने भी इसको दिया, क्या बन जाएगा, यहाँ से ये ऐसा आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज, और ये कितना आ जाएगा, 2K प्लस। ठीक है, अब इसको हम चाहो तो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम K2 और साथ में ये क्या बना सकते हैं, हमारा साइक्लोब्यूटाडाइन। ठीक है, तो इतना समझ में आया। नेक्स्ट इसी में हम क्वेश्चन करते हैं, फाइंड आउट द एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैंने दिया Zn और ये डबल बॉन्ड लगाया, पहला ये है मेरे पास, दूसरा मेरे पास क्या है, Na2, और इसके साथ मैंने ये करा, और मैंने C दिया आपको, Mg साथ में मैंने आपको दे दिया ये वाला साइक्लो, एक सेकेंड रुकना,
साइक्लो ऑक्टेन वाला केस है जिसके अंदर 4 डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो हमें पता है Zn पे कितना आ जाएगा, 2+ आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ इस पर क्या कर देगा, इस पे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देके ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, कितना आ जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर हमें पता है Na2Na है, इसको भी नेगेटिव मिल जाएगा, इसको भी नेगेटिव मिल जाएगा, ऐसे ब्रेक करने पे ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पर कितने हैं टोटल, 8 पाई इलेक्ट्रॉन से और 2+ यहाँ से आ जाएगा और इसके ऊपर कितना आ जाएगा 2-, तो ये भी क्या हो जाएंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, ये कंपाउंड भी मेरा एरोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने नॉर्मल रिएक्शन देखी मैग्नीशियम या फिर अदर मेटल्स के साथ, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देंगे और अल्टीमेटली इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं इसका बेसिकली थर्ड वाला देखते हैं, डीहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड या फिर डीहैलोजिनेशन ऑफ हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स लिख देती हूँ, एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, या एक काम करते हैं डीहैलोजिनेशन देख लेते हैं, बट डायरेक्ट एल्काइल हैलाइड डालेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, देखो आपने क्या करा है, यहाँ पर सिंपल ही कंपाउंड लिया Cl और Cl, यहाँ पर क्या ऐड करा SbCl5, इसका वर्क क्या होता है, ये होता है डीहैलोजिनेटिंग एजेंट। क्या करता है, हेलोजन को वहां से रिमूव कर लेता है। तो अगर Cl- के फॉर्म में निकल जाएगा तो यहाँ आ गया पॉजिटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव, और ये क्या बन गया 2SbCl6, साथ में क्या आ जाता है नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि एक Cl- उसने ले लिया तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, और ऐसे 2 SbCl5, एक Cl इसने लिया एक और Cl लिया तो 2 SbCl6 नेगेटिव बाहर निकल जाएगी, और ये स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा क्योंकि ये क्या बन गया मेरे पास एरोमेटिक। क्लियर है, ये क्या बन गया एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, तो ये क्या होगा स्टेबल होगा। ठीक है, इसी में ही एक और देखते हैं हम, ये देखा मैंने यहाँ पर, इसके साथ मैंने क्या डाल दिया अगेन SbCl5, एंटीमनी का डाला है। क्या होगा यहाँ से, अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से Cl निकल जाएंगे। ठीक है, Cl- निकलेंगे, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव। ठीक है, और क्या बन जाएगा साथ में अगेन SbCl6, कितना आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, 2 SbCl6 निकल जाएंगे। अगेन ये कंपाउंड क्या बन गया मेरा एरोमेटिक। ठीक है, तो इससे हमको फाइनल प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी हो जाएगा। अगर मेरा स्टेबल कंपाउंड होगा तो ज़्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड होंगे तो जल्दी से रिएक्शन फास्ट होके कंपाउंड फाइनल बन जाए। एंटी एरोमेटिक में तो रिएक्शन होगी ही नहीं, वो प्रोडक्ट कभी बनाएंगे ही नहीं एंटी एरोमेटिक का। ठीक है, मैंने शायद पहले बोला था कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा तो मेरा जो रेट होगा रिएक्शन का वो स्लो होगा। स्लो नहीं, इनफैक्ट रिएक्शन ही नहीं होगी, मेरा कंपाउंड ही नहीं बनेगा, तो रेट की तो कोई बात ही नहीं आती। ओके, चलिए फोर्थ देखते हैं हम, इसी में SN1 रिएक्शन में बेसिकली हम क्या देखेंगे, SN1 रिएक्शन में हम क्या देखेंगे, SN1 रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर पहली चीज तो क्या होगी आपके, पहली चीज होगी यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन decides the rate of reaction, SN1 प्रॉपर बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होगा, लेकिन SN1 रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, SN1 रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी मैं क्लियर कर देती हूँ,
S आता है, 1 नीचे आता है, N ऐसे आता है. दैट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. ठीक है, इसका ऐसा पूरा फुल फॉर्म होता है. तो S1N आता है. ठीक है, कैसे होगी रिएक्शन? R यहाँ पे कोई ना कोई क्या प्रेजेंट होगा? लीविंग ग्रुप. क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पर कोई ना कोई लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, लीविंग ग्रुप. ठीक है, रिएक्शन कैसे होती है? सबसे पहले यहाँ से क्या होता है? लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है, तो ये R प्लस बना, साथ में लीविंग ग्रुप निकल गया. देन इसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल आता है. न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और ये क्या बन जाता है? RNU. ठीक है, तो पूरी रिएक्शन बेसिकली जितना ज्यादा स्टेबल मेरा क्या होगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा, उतना ज्यादा मेरा क्या होगा? रिएक्शन का रेट फास्ट होगा. तो एक हम क्वेश्चन देखते हैं. अरेंज द रेट कांस्टेंट, arrange the rate constant in increasing order for SN1 reaction, for SN1 reaction. ओके, सबसे फर्स्ट मैंने दिया यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने? सपोज Cl. जनरली मेरे हैलाइड्स अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं. ठीक है, इसके बाद OTMS. जब हम रिएजेंट पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप के लीविंग ग्रुप भी डिस्कस करेंगे. जैसे OTMS भी क्या है? एक अच्छा लीविंग ग्रुप है. ओके, एंड एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं हम. यहाँ पर भी Cl ले लिया. ठीक है, ये 3 है. तो अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने जाऊं तो सबसे पहले मैं देखूंगी यहाँ से ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? इसको यहाँ बना देती हूँ. ये लीविंग ग्रुप लीव करा तो मेरा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? कुछ ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर, और यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज. ऑब्वियसली ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट आराम से कर लेगा और मेरे 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये मेरा क्या होगा? कंपाउंड एरोमेटिक होगा. ठीक है, यहाँ से भी OTMS निकला, OTMS निकलेगा तो यहाँ भी अगेन क्या छोड़ के जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. लेकिन ये क्या बन गया मेरा? एंटी एरोमेटिक. ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा इसके रेट कांस्टेंट मेंशन कर लेती हूँ मैं. रेट कांस्टेंट इसका आएगा K1, इसका सपोज K2 एंड इसका रेट कांस्टेंट K3. ठीक है, अभी लास्ट वाले को देखते हैं. यहाँ पर क्या होगा? ये ऐसा था, ये यहाँ से ये क्या करा? Cl को लीव कराया. Cl को लीव कराया मैंने, तो ये क्या बनेगा? यहाँ पर ये करा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है, Cl को लीव कराया तो यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया. ओके, ये केस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया. अब क्या होगा ना, यहाँ पर गलती से भी कोई एकदम से देखकर पॉजिटिव चार्ज देके इसको एरोमेटिक टिक मत कर देना. ठीक है, अब वो एरोमेटिक नहीं है. अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ इस कार्बन पे आता तो एरोमेटिक होता, अभी वो क्या है? एरोमेटिक नहीं है. तो मेरा फिर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा रेट कॉन्स्टेंट मेरा किसका होगा? हमें क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे कम किसका आएगा? सबसे कम आएगा K3. नहीं, K3 नहीं, यहाँ पे एंटी एरोमेटिक बन रहा है और वहां पे तो क्या है? एटलीस्ट नॉन एरोमेटिक बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो फिर भी डी स्टेबल तो नहीं है एटलीस्ट. तो यहाँ पर सबसे कम रेट कांस्टेंट मेरा होगा K2 का, फिर किसका होगा? K3 का, और सबसे लास्ट में K1 का ज्यादा होगा क्योंकि वो कंपाउंड मेरा एरोमेटिक बन रहा है. क्लियर है यहाँ पर? ये आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी में नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं. अच्छा, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखने के पहले एक चीज याद रखना, थोड़ा सा मैं ये बता भी देती हूँ कि इफ पॉजिटिव चार्ज इज
present outside the ring, present outside the ring, then it is called delocalized positive charge, delocalized positive charge, and not termed as aromatic stabilized positive charge, aromatic stabilized positive charge. ओके एग्जाम्पल देखो. फॉर एग्जाम्पल ये था मेरा एक ये आ गया यहाँ ऑक्सीजन ले लेती हूँ, ये लोन पेयर, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है. और नेक्स्ट मैं लेती हूँ ये वाला, यहाँ क्या आया CH2, इसके ऊपर लगा है पॉजिटिव चार्ज. ओके तो दोनों पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है मेरे, लेकिन ये वाला पॉजिटिव चार्ज किसके थ्रू स्टेबल है, एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है, ठीक है. कौन सा एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज. जबकि मेरा ये वाला क्या है, ये वाला चार्ज बिल्कुल डेफिनेटली किसके थ्रू स्टेबल है, डीलोकेलाइज्ड क्या है, डीलोकेलाइज्ड कैटायन, ठीक है. स्टेबल है, डीलोकेलाइज्ड कैटायन है, लेकिन इसको हम क्या एरोमेटिक स्टेबलाइज नहीं बोलेंगे. क्लियर है दोनों चीजों में. नेक्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं इसमें आगे. फोर्थ एप्लीकेशन आता है इन पीपीटी फॉर्मेशन. क्या आएगा नेक्स्ट एप्लीकेशन इन पीपीटी फॉर्मेशन. आपको नॉर्मली पता है कि RCl, इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, AgNO3 डाल देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, RCl में अगर हम AgNO3 डालते हैं तो इसमें क्या बनता है मेरा, ये कैटायन बन जाता है R+, और ये क्या होता है Cl- लीव करके क्या बन जाता है, AgCl बनेगा. ओके अगर किसी ने AgBr लिया, AgCl क्या दे देता है, यहाँ पे वाइट PPT फॉर्म करता है, ठीक है. किसी ने अगर यहाँ पर Br लिया है तो Br में क्या बनता है, येलो PPT बनता है. और अगर किसी ने आयोडीन लिया है तो AgI में क्या बनता है, वॉयलेट PPT बनता है. ये बेसिकली मेरा क्या है, हैलाइड का टेस्ट भी होता है कि Ag अगर Cl प्रेजेंट होता है वाइट PPT, ब्रोमीन प्रेजेंट होता है येलो PPT, एंड आयोडीन प्रेजेंट होता है तो वॉयलेट PPT. तो बेसिकली यहाँ पे भी क्या होगा, प्रिसिपिटेशन का रेट क्या होगा, फास्टर होगा अगर मेरा कार्बोकेटाइन क्या होगा, स्टेबल होगा. तो रेट ऑफ, क्या बोला मैंने, रेट ऑफ प्रिसिपिटेशन इज हाई फॉर स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ठीक है. तो एक जनरल क्वेश्चन हम नॉर्मल सा देख लेते हैं. अरेंज रेट कांस्टेंट फॉर पीपीटी फॉर्मेशन. ओके रेट कांस्टेंट अरेंज करना है पीपीटी फॉर्मेशन के लिए. पहला मैंने लिया यहाँ H ले लिया, और यहाँ पर सपोज मैंने CH3 लिया, ठीक है. B मैंने ले लिया. ओके यहाँ पर एक काम करते हैं, CH2 और ये Cl, ठीक है. B मैंने ले लिया, B सपोज लिया ये NH डबल बॉन्ड ये ऐसे लिया, यहाँ Cl ले लिया, ठीक है.
सी लिया मैंने, सी ले लिया कुछ ऐसा। यहाँ क्या आ गया, बोरॉन, और ये H, और यहाँ ले लिया सपोज ये। ठीक है, इन तीनों कंपाउंड्स को आपको अरेंज करना है। पीपीटी फॉर्मेशन किस में होगा, हमें पता है पीपीटी फॉर्मेशन के लिए यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा। ठीक है, और क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। देखो यहाँ से Cl माइनस निकला तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पे लोन पेयर है नाइट्रोजन के। ऑल्दो ये लोन पेयर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, ये क्या है, sp2, लेकिन कैसे हैं, डीलोकेलाइज्ड है। कैसे हैं, sp2 डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, प्लस m के थ्रू क्या करेगा, इसको स्टेबल करेगा। ठीक है, किसके थ्रू स्टेबल करेगा, प्लस m के थ्रू इनको क्या करेगा, स्टेबल करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैंने ये निकाल दिया तो ये लोन पेयर आ गए, और ये कंपाउंड क्या बनेगा, 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या बन गया, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। और ये यहाँ से निकाला तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पर जितना ज़्यादा मेरा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा मेरा, बेसिकली इसकी रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेरा क्या इफेक्ट होगा, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल इसलिए पोर्ट्रेट करा मैंने ताकि आपको ये बता सकूँ कि मीजोमेरिक स्टेबलाइज कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक कार्बोकेटायन। ठीक है, एरोमेटिक वाला कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू मीजोमेरिक। तो यहाँ पर जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका आएगा, रेट कांस्टेंट, सबसे ज़्यादा रेट कांस्टेंट मेरा A का आएगा, A के बाद मेरा B का आएगा, और B के बाद लास्ट में मेरा C का आएगा। और यहाँ से एक पॉइंट नोट करना होगा आपको। पॉइंट क्या नोट करना होगा, बेसिकली पॉइंट ये नोट करना होगा, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। पॉइंट ये क्या है, पॉइंट क्या है मेरा, मीजोमेरिक stabilized carbocation is more stable than aromatic carbocation। ओके, ये पॉइंट याद रखना कि मीजोमेरिक स्टेबलाइज कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू मेरा एरोमेटिक कार्बोकेटायन। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं। बेसिकली ये हमारा इसका लास्ट एप्लीकेशन होगा, दैट इज एसिड और बेसिक रिएक्शन। क्या है, लास्ट एप्लीकेशन है बेसिकली मेरा। इसके पहले वाला कौन सा था, 4th था। 5th हम देखते हैं। 5th है in acid base reaction, ओके, यहाँ पर तो हम एसिड बेस थोड़ा सा पार्ट देख रहे हैं। इसके अलावा हम एसिड बेस पूरा एक अपने आप में इंडिविजुअल टॉपिक है, ऑर्गेनिक एसिड बेस। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी फिलहाल इस एसिड बेस में हम जनरल नॉर्मल एरोमेटिक सिटी का क्या यूज है एसिड बेस में, हम उसको चेक कर रहे हैं। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले तो हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री generally we consider Bronsted acid base. Generally we consider Bronsted acid base.
ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस। हम क्या करते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस को कंसीडर करते हैं। जब हम एसिड बेस स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे सारी थ्योरी से इंट्रोड्यूस कराऊंगी और सिर्फ हम ऑर्गेनिक में ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस की बात करेंगे। लेकिन जब हम इनऑर्गेनिक एसिड बेस में करेंगे तो हम हर थ्योरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी फिलहाल ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस क्या होते हैं, जो H+ डोनेट करे वो मेरा ब्रॉन्स्टेड एसिड, और जो मेरा H+ एक्सेप्ट कर ले वो मेरा ब्रॉन्स्टेड बेस। क्लियर है, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस क्या होंगे। तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। क्या होते हैं मेरे ऑर्गेनिक एसिड, मेरे क्या कहलाते हैं, बेसिकली वीक एसिड कहलाते हैं। ठीक है, तो वीक एसिड कहलाते हैं। तो कैसे डिसोसिएट करेंगे, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते हैं। क्या होता है, इनके अंदर इक्विलिब्रियम आता है। बेसिकली ये क्या है, इक्विलिब्रियम, आगे भी जाते हैं और पीछे की तरफ भी रिएक्शन होती है। और मेरा स्टेबिलिटी, अच्छा, मेरे एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ दिस एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, क्या मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ काय पे डिपेंड करती है, मेरी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहो तो Ka से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Ka लिखो इसको, या फिर क्या लिख सकते हैं, KEQ लिखो। एक ही बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। कैसे लिखाता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अब मेरा H+ जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मेरा क्या होगा, एसिड का स्ट्रेंथ होगा। मतलब मेरा जितना ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब जितना ज्यादा मैं Ha को H+ और A- में ब्रेक करूंगी उतने ज्यादा मेरा H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा और उतनी ही ज्यादा मेरी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो एक चीज और याद रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 में pKa। क्या होती है, 1 में pKa के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। एक इसको समझने का एक नॉर्मल सा तरीका है, अगर मैं आपको दो pH क्या होते हैं, बेसिकली -log ऑफ H+ होता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मेरा कोई ज्यादा एसिडिक है, मेरे पास दो HCl है, एक HCl का pH 2 है और दूसरा HCl का pH 4 है, तो आपको पता है जिसका pH 2 होता है, लोअर pH वाला मेरा मोर एसिडिक होता है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर वीक एसिड होते हैं तो उनके लिए हम pH की जगह वर्ड यूज करते pKa। ठीक है, तो जितना ज्यादा मेरा क्या होता है, अगर यहाँ से हम बोले H+ का कॉन्सेंट्रेशन मेरा जितना ज़्यादा होता है, मेरा क्या होता है, pH की वैल्यू उतनी क्या होती है, कम होती है। ये सबको पता है। जैसे 2 pH का HCl लिया मैंने और 4 pH का HCl लिया, तो आपको पता है 2 pH का HCl जो है मोर एसिडिक स्ट्रेंथ का एज कंपेयर टू 4 pH का HCl। वैसे ही इसको याद रखना कि अगर pKa का वैल्यू हाई है तो मेरा ऑर्गेनिक एसिड क्या है, वीक है, और अगर pKa का वैल्यू लो है तो मेरा क्या है, ऑर्गेनिक एसिड अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ का है। ओके, तो ये तो जनरल बेसिक कंसेप्ट हुआ ऑर्गेनिक एसिड का। इसके आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कैसे करें। तो देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करने का तरीका है, सपोज ये कोई कंपाउंड है A। ठीक है, कोई कंपाउंड है A, अगर आपने उसको क्या दिया, H+ दिया, तो उसने क्या करा, AH ले लिया। ठीक है, AH क्या करा, हमने ले लिया। तो एक बात याद रखना, अगर ये पहला वाला कंपाउंड मेरा क्या है, एरोमेटिक है, और दूसरा वाला कंपाउंड मेरा एरोमेटिक हो सकता है, एंटी एरोमेटिक हो सकता है, और नॉन एरोमेटिक हो सकता है आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ H+ लेने के बाद क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो देखो एरोमेटिक है और ये वाला क्या है,
एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, कुछ भी हो। तो यहाँ से एक चीज हम कैसे बताएंगे कि ये चेंज आ रहा है? ऑब्वियसली अगर एरोमेटिक एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर H प्लस देने के बाद कुछ भी चेंज आता है तो यहाँ से क्या होती है? एरोमेटिसिटी में चेंज आता है। कैसे डिस्कस करेंगे हम इसको? देखो यहाँ पर if hybridization of compound, if hybridization of compound is change after acceptance of एक काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका भी एसिडिक स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं, तो ये जनरल एरोमेटिसिटी को डिस्कस कर रहा है कि रिएक्टेंट एरोमेटिक था तो फाइनल कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। तो मैंने क्या लिखा है? इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कंपाउंड इज चेंज आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ H प्लस देन देयर विल बी चेंज in its aromatic behavior, change in its aromatic behavior, then there will be change in its aromatic behavior। क्या होगा? इसके एरोमेटिक बिहेवियर में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड लिया मैंने, क्या लिया? पिरिडीन लिया, और क्या करा? इसको H प्लस दिलवाया, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी कितना है? sp2 है, और मुझे पता है ये कंपाउंड क्या है मेरा? एरोमेटिक है। तो अगर इसको मैंने क्या करा? H प्लस जब इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये कुछ ऐसा बन जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी भी इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? अभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है, तो ये कंपाउंड अभी भी क्या होगा? मेरा एरोमेटिक होगा, ठीक है। जस्ट चेक करने का तरीका है कि कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। तो अगर मेरा जो रिएक्टेंट है और फाइनल प्रोडक्ट है, दोनों के हाइब्रिडाइजेशन में अगर चेंज आता है तो मेरी क्या होती है? एरोमेटिसिटी, बिहेवियर चेंज होता है। लेकिन अगर मेरा हाइब्रिडाइजेशन सेम रहता है तो मेरा क्या होगा? एरोमेटिक बिहेवियर में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के, हम क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि एसिडिक स्ट्रेंथ आप कैसे चेक करेंगे किसी भी कंपाउंड की। तो वो आपको सिंपल कैसे करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक होगी? आपको चेक करना है कि वो कंपाउंड का जो H प्लस निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो मेरा स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या लिख रही हूँ? अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their acidic strength, increasing order of their acidic strength। देखो यहाँ पर अभी नेगेटिव चार्ज जो स्टेबल है, सिर्फ मैं एरोमेटिसिटी को डिस्कस कर रही हूँ, तो सिर्फ उसी से रिलेटेड एग्जांपल्स लूंगी। जब हम ऑर्गेनिक एसिड बेस पढ़ेंगे तब डिटेल में हर तरह के कंसेप्ट को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला है मेरा ये, ठीक है, B ले लेती हूँ इसको। C ले लेती हूं मैं, ये वाला। मैंने ऑलरेडी H भी मार्क कर दिए हैं, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रेंथ बताना है तो सिंपल हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसमें से H प्लस निकाल दो। H प्लस निकालने के बाद ये क्या हो गया? नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ये बन गया। यहाँ पर ये क्या हुआ? ऑक्सीजन, ये आया ऐसा ऐसा, यहाँ नेगेटिव, ये आ गया। एंड फाइनल यहाँ क्या हुआ? बोरॉन, ये ऐसा था, यहाँ ये H, और ये क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। ओके, आप देखोगे तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर क्या था? ये वाला नेगेटिव चार्ज का H प्लस निकलने के बाद यहाँ पर इसने H प्लस दे दिया तो ये नेगेटिव हो गया। तो बेसिकली अब क्या हो गया ना, इसके जो ये
ये लोन पेयर थे, इसने क्या करा H प्लस दिया, तो यहाँ से क्या हो गया प्रॉपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या होगा अच्छे से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। मतलब क्या हो गया इसके एरोमेटिसिटी में कोई भी चेंज नहीं आया, आराम से क्या करेगा एरोमेटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना हो गया 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, तो ये क्या हो गया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना। क्या बना एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना। लेकिन जबकि यहाँ से ये H प्लस निकला, तो देखो अभी इसको एक और कंसेप्ट से भी समझ सकेंगे। अभी तो फिलहाल ठीक है, ये क्या बना कंपाउंड मेरा एरोमेटिक बना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 4 6 ये भी क्या आया 6 पाई इलेक्ट्रॉन आया, ये कंपाउंड भी मेरा क्या हुआ एरोमेटिक कंपाउंड बना। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज से और चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ये वाला नाइट्रोजन क्या था sp2 था, यहाँ पर ये भी क्या आया sp2 आया। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आता है तो मेरे रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट की एरोमेटिसिटी में कोई चेंज नहीं आया। ये भी sp2 था, ये भी sp2 था, तो दोनों क्या हुए एरोमेटिसिटी रिटेन करे हुए। ठीक है, तो मेरा सबसे ज्यादा किसका आएगा फिर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी मेरी किसकी A की, फिर उसके बाद होगी किसकी C की। अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है तो सबसे कम आएगी B की, B के बाद आएगा C और C के बाद आएगा A। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि A और C दोनों एरोमेटिक बने, लेकिन मैंने A को पहले क्यों दिया, बिकॉज नेगेटिव चार्ज कम्स ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर हटाना चाहो तो हम हटा भी सकते हैं, मोर यहाँ पे ये हटाया मैंने, नॉर्मल लिखती हूँ कम्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज कहाँ पे आया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन पे आया। और ये वाले केस में क्या होगा नेगेटिव चार्ज कम्स ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन क्लियर है। इस वजह से मेरा C कम एसिडिक स्ट्रेंथ करेगा, क्यों, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज है तो स्टेबल एरोमेटिक के थ्रू, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है बेसिकली कार्बन पे आ रहा है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण कम स्टेबल होगा। और यहाँ नाइट्रोजन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, आराम से नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर लेगा। ओके, तो ये समझ में आया। नेक्स्ट इसके आगे हम देखते हैं, हमें बेसिकली क्या बताना है, इनका बिहेवियर बताना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया, ये वाला देखते हैं, अगर ये मैंने नाइट्रोजन लगा के दिया आपको, ठीक है ये रहने देते, हम एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन देती हूँ विच इज मोर बेसिक। एक मैंने आपको दिया है पाइरोल और दूसरा मैंने आपको दिया है क्या पिरिडीन, पाइरोल पिरिडीन, और चाहो तो इसमें तीसरा भी ले लो एनिलीन। आपको क्या करना है, तीनों की बेसिकली हम एसिड बेस रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने ये दिया, तो अभी तक क्या दिख रही थी एसिडिक स्ट्रेंथ में जो H प्लस डोनेट करने के बाद जो मेरा एनायन है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। जबकि बेसिक स्ट्रेंथ में क्या करूँगी, बेसिक स्ट्रेंथ में सिंपल वो हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट लगाना कि अगर मेरा जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ H प्लस, अगर उसके हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आता है, इसका मतलब उसकी एरोमेटिसिटी लूज नहीं हुई है, मतलब सेम एरोमेटिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही कंसेप्ट लगाऊंगी। मैं सबसे पहले बात करती हूँ किसकी, पिरोल की, ठीक है। ये मैंने क्या बना लिया, पिरोल बना लिया, NH डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर। ये क्या बनाया मैंने, ये वाला मैंने बनाया पिरिडीन, ये पिरिडीन के लोन पेयर। एंड लास्ट में मैंने क्या बनाया, एनिलीन, ये क्या है मेरा एनिलीन, ठीक है। क्या करना है, या तो सबको H प्लस दे दो, बेस का मतलब क्या होता है H प्लस एक्सेप्ट करना होता है, तो ये क्या करा मैंने NH
H और ये पॉजिटिव। देखो अभी मैंने ये जो एसिड बेस पढ़ाया है जस्ट एरोमेटिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है। हम प्रॉपर तरीके से एसिड बेस का, ऑर्गेनिक एसिड बेस अपने आप में 2-3 लेक्चर्स का कंसेप्ट है, हम उसको अलग से देखेंगे। ठीक है, ये करा मैंने, ये कुछ ऐसा आ गया। यहाँ पर भी मैंने इसको H+ दिलवा दिया, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये पिरीडीन ऐसा था, यहाँ पर क्या करा H+ दिलवाया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या करा, एनिलीन को भी H+ दिलवा के ये क्या बना दिया मैंने, यहाँ पर ये रिंग कंप्लीट करी, ये NH और ये पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना था, अब हम सब क्या हाइब्रिडाइजेशन चेक करते। ये sp2 हाइब्रिडाइज था और ये यहाँ पे क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर क्या था sp2 था, यहाँ पर भी क्या है sp2 है। ठीक है, यहाँ पर इसके लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो ये क्या था sp2 डीलोकेलाइज था और ये यहाँ पर क्या है, अभी तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा, ये sp2 है कि sp3 है। बेसिकली नाइट्रोजन के पास क्या आ गया, अच्छा ये एक और H नहीं बनाया मैंने, यहाँ पर 2 H तो पहले से प्रेजेंट थे और तीसरा H उसने ले लिया। ठीक है, तो ये भी क्या बन गया मेरा sp3 बन गया। ठीक है, तो ये तो मेरा क्या था, पहले तो मेरा एरोमेटिक था, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया तो ये क्या बन गया बेसिकली मेरे पास अब नॉन एरोमेटिक। क्लियर है, ये पहले भी एरोमेटिक था, बाद में भी एरोमेटिक रहा, ये मेरे पास एरोमेटिक था, बाद में क्या हो गया, ये इतनी रिंग तो एरोमेटिक है लेकिन ये क्या बन गया, ये अब इसका पार्ट नहीं है, किसका, एरोमेटाइजेशन का पार्ट नहीं है, ये एरोमेटिक प्लस में प्लस m के साथ भी क्या कर रहा था, शो कर रहा था। अभी क्या हो गया यहाँ पर sp3 आ गया तो अभी ये लोन पेयर मेरे फर्दर क्या है, रेजोनेंस का पार्ट नहीं बचे, क्या हो गए, लोकलाइज हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं कंक्लूजन निकालती हूँ कि मेरा सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, जिसमें मेरा क्या होगा, एरोमेटिसिटी लूज नहीं हुई। ठीक है, तो मेरा सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ क्या आएगा, मोर बेसिक कौन होगा, मोर बेसिक हो जाएगा, मोर बेसिक कौन होगा, मोर बेसिक होगा मेरा क्या, पिरीडीन। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा मेरा, पिरीडीन हो जाएगा। ठीक है, पिरीडीन होगा। अब पिरीडीन के बाद सपोज किसी को पायरोल और एनिलीन में कंपेयर करना है तो देखो दोनों ही sp2 से sp3 हाइब्रिडाइज हो गए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कौन होगा, ज़्यादा एनिलीन होगा, ज़्यादा कौन होगा, एनिलीन बेसिक होगा और सबसे लास्ट में कौन होगा, पिरोल होगा। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इन दोनों का रीज़न क्या है, इन दोनों का रीज़न ये है since in this lone pair involve in resonance, so complete loss of aromaticity, complete loss of aromaticity। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सिंस लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन aromaticity, thus even after acceptance of H+, it is aromatic। क्या है भाई, एनिलीन अभी भी मेरा क्या है, एरोमेटिक है। यहाँ पर क्या है, चूंकि ये नाइट्रोजन के लोन पेयर तो मेरे एरोमेटिसिटी का पार्ट थे, इस वजह से क्या होगा, कंप्लीट एरोमेटिसिटी लॉस हो गई क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर नहीं बचे, कंप्लीटली कंपाउंड एंड नॉन एरोमेटिक हो गया। लेकिन यहाँ पर भले ही ये sp3 हो गया लेकिन स्टिल इसकी एरोमेटिसिटी अभी तक है, इस वजह से मेरा सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, पिरीडीन फॉलोड बाय एनिलीन एंड देन लास्ट में पिरोल। ओके, तो ये बेसिकली हमने पूरा एसिड बेस स्ट्रेंथ का देख लिया कंसेप्ट। ओके, हम कुछ 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं एसिडिक बेस स्ट्रेंथ के, देन इसके बाद इसको बाइंड अप करेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस है, आपको सिंपल क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर अरेंज करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ
ऑर्डर। ठीक है, सबसे फर्स्ट ले लेती हूं मैं ये ए हुआ मेरा। जो H मैं मार्क करके दे रही हूं वही वाले H को आपको निकालना है। ठीक है, एंड एट लास्ट ये वाला हो गया C। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में ही हम, एक और क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। ये हो गया HA। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं CF3 अटैच कर लेते हैं। ये CF3, यहाँ से H निकालना है, ये CF3 और ये B। नेक्स्ट है हमारे पास ये करा, यहाँ से H निकालना है, ये C। ठीक है, इतने सफिशिएंट है। ओके, हमें ये अरेंज करना है। ये इस लेक्चर का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एरोमेटिसिटी का बेसिकली लास्ट पार्ट बचा, जिसके अंदर हमको क्या देखना है, एन्युलिन्स के बारे में देखना है और फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग को डिस्कशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या होगा। अगर मैंने यहाँ से किसको H+ को रिलीज करवा दिया तो ये क्या बचेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, H+ रिलीज करवाया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, H+ रिलीज हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज। ये क्या बन गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या आ गया, एंटी एरोमेटिक। ये क्या आ गया, एरोमेटिक। ये क्या आ जाएगा, ये भी आ गया एंटी एरोमेटिक। लेकिन हमें पता था कि 7 मेंबर रिंग अगर एंटी एरोमेटिक बनती है तो वो किस में कन्वर्ट कर लेती है अपने आप को, देमसेल्स कन्वर्ट इनटू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये कंसेप्ट हम 7 मेंबर में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो उस अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, बी की, फिर सी की और लास्ट में ए की, क्योंकि ए मेरा क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक, जबकि मेरा सी क्या है, होना एंटी एरोमेटिक चाहिए था, बट ड्यू टू स्ट्रेन रिंग के एक एटम को वो आउट ऑफ द प्लेन पहुंचा के किस में कन्वर्ट कर देता है, नॉन एरोमेटिक में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहां से ये निकला नेगेटिव चार्ज, यहां से ये निकला नेगेटिव चार्ज, यहां से ये निकला नेगेटिव चार्ज। देखो ये क्या है मेरा, ये भी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक साथ में -I इफेक्ट ऑफ क्या आएगा, -I इफेक्ट ऑफ 2CF3। ठीक है, stabilize the negative charge, stabilize the नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे एरोमेटिसिटी के साथ साथ ये क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच के स्टेबल करेंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर एरोमेटिसिटी के बाद इंडक्टिव इफेक्ट का ही होगा। वहाँ पे हम समझेंगे कि ये वाले ग्रुप -I किस तरह से लगा रहे हैं और कैसे ये नेगेटिव चार्ज को और स्टेबल करेंगे। ये वाला क्या है, ये बेसिकली रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ फिर किसका आएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बी का, फॉलोड बाय ए का एंड लास्ट में सी का, क्योंकि एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू रेजोनेंस स्टेबलाइज। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी। इसके बाद फर्दर हम एरोमेटिसिटी का लास्ट लेक्चर होगा बेसिकली, वो होगा हमारा एन्युलिन्स एंड फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग्स। ओके, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, इन्हीं नोट्स को बनाते रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।